नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। ये मत सोचिएगा कि ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे के सारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए और जिन्होंने ये भी दिया है और जो भी अपना एडवोकेट होने के नाते प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ को तो क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई जो लोगों ने लॉन्ग टाइम का ब्रेक अपना एज एन एडवोकेसी के अंदर लिया हुआ है और अगर वो रीज्वाइन करते हैं अपना एज एन एडवोकेट अपना लीगल प्रोफेशन को, तो भाई उन सारे के सारे लोगों को जो है अपना जो है पर्टिकुलर एआईबी का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो दोबारा देना पड़ेगा। ये क्लियर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई ये बोल दिया है, याद रखिएगा। अब यहां पे एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया और आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने भी जो ये वर्ड बोला है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो ये वर्ड बोला है लॉन्ग टाइम ब्रेक, अब ये लॉन्ग टाइम ब्रेक कितना हो सकता है? 5 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो कितना हो सकता है? हालांकि अभी मैं आपको इसका पूरा क्लैरिफिकेशन देता हूं। सबसे पहली बात, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी इस पर्टिकुलर सुनवाई के लिए, वैलिडिटी ऑफ द एआईबी को चैलेंज करने के लिए कि एआईबी अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पर्टिकुलर अथॉरिटी है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए। पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि 5 जजेस की बेंच बैठी थी। तो उसके अंदर यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर कोई भी एडवोकेट अपना एआईबी का एग्जाम क्लियर कर लेता है और अपना वो एनरोल्ड हो जाता है एज एन एडवोकेट, ठीक है भाई, वो अपना काम करने लग गया, लेकिन फिर उसको लगा कि नहीं यार मेरे को जो है कोई दूसरी जगह पे जॉब करनी चाहिए, यानी कि मेरे को कोई आउट ऑफ द लीगल काम करना चाहिए। कहीं पे वो जॉब करने लग गया अपना ग्रेजुएशन शो करके, 12th पास शो करके या XYZ, सिंपल सी बात है वो लीगल प्रोफेशन में काम नहीं कर रहा, किसी दूसरी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन वो अभी अपना एनरोल्ड है एज एन एडवोकेट भी है। पहली बात ये आ गई। और यहां पे वर्ड यूज करा हुआ है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बंदा वहीं पे काम करता रहा, ठीक है जी। अब उसके बाद उसे लगा कि नहीं यार मैं तो एज एन एडवोकेट एनरोल्ड तो हूं, अब मेरे को जो है अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और मैं जो है अपना एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होना चाहता हूं, ठीक है जी, मतलब अपना एडवोकेट की प्रैक्टिस करना चाहता हूं, ठीक है जी। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे रोक लगा दी है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति अपना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहीं दूसरी जगह पे काम कर रहा होता है और साथ में एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होता है, तो अगर वो अपना रीजॉइन करना चाहता है लीगल प्रोफेशन को, तो वहां पे उसको अपनी लाइसेंस को रीगेन करने के लिए, प्रैक्टिसिंग अथॉरिटी को भारत के अंदर किसी भी कोर्ट में रीगेन करने के लिए उसको जो है एआईबी का एग्जाम देना मैंडेटरी है। फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पे क्लैरिफाई ये चीज को करी है और साथ में यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपहेल्ड तो कर ही दिया था कि हाँ भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया एआईबी कंडक्ट करा सकती है, बार काउंसिल पूरी की पूरी अथॉरिटी है। मैंने एक वीडियो बनाई भी थी इस चीज में, सारी क्लैरिफिकेशन पर्टिकुलर बार काउंसिल की रूल्स के लिए, ड्यूटीज के लिए मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये क्लैरिफाई कर दी। 5 जजेस की बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना जी, एएस ओका, विक्रम नाथ जी एंड जेके माहेश्वरी जी, इन्होंने ये सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी हैं। और यहां पे एमिकस क्यूरिया ने और जो हमारे सीनियर एडवोकेट थे केवी विश्वनाथन जी, इनके द्वारा भी बहुत सारे सजेशंस दिए गए थे। तो यहां पे उसमें से कुछ सजेशंस जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा पसंद में, बार काउंसिल को भी पसंद आए और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी पसंद आए हैं। अब इसके बाद यहां पे मेरी जो पर्सनल एग्जम्पशन है, यहां पे अगर मैं पूरी बात को समझूं तो ये जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कि भैया लॉन्ग टाइम अगर ब्रेक लेते हो अपनी एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने से, तो वो कितना हो सकता है? मेरे हिसाब से जो यहां पे रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल का यहां पे टाइम पीरियड एज्यूम करा जा रहा है। अब ये कंफर्म नहीं है भाई, कहीं पे 4 साल को भी एज्यूम कर लिया जा सकता है, 3 साल को भी कर लिया जा सकता है, 10 साल को भी, 7 साल को भी, बट अगर मोटी मोटी बात करें तो 5 साल का टाइम पीरियड आप मान के चलिए कि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टाइम ब्रेक को 5 साल घोषित किया जा रहा है। बट ये कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है। अगर कोई बंदे को लॉन्ग टाइम ब्रेक को हमें ऑब्जर्व करना होगा तो ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा कि भाई आप कितने टाइम से एम्प्लॉयमेंट में थे और कब आपने एनरोलमेंट कराया, उसके बाद आप कितने टाइम से एनरोलमेंट अपना एम्प्लॉयमेंट में थे नॉन लीगल जॉब के अंदर, ये डिपेंड करता है। मैंने आपको एक क्लियर शब्दों में बता दिया है। और जब ये लॉन्ग टाइम ब्रेक आ जाएगा तो जब बंदे को हम एज्यूम कर लेंगे भाई एडवोकेट नहीं है, ठीक है, ये बस एक लॉयर है, इसको अगर अपना दोबारा एनरोल्ड कराना पड़ेगा, इसको न्यू एनरोली एक वर्ड नाम से इन्होंने यहां पे दे दिया है, न्यू एनरोली हम इसे मानेंगे। इसे दोबारा अपना एआईबी का फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा एआईबी की फीस पे करनी पड़ेगी, दोबारा अपना इसको तैयारी करनी पड़ेगी, दोबारा इसको एआईबी का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर इसका जो है दोबारा नई सीओपी इशू होगी। ऑब्वियसली जब आप एआईबी का एग्जाम क्लियर करोगे तो आपका नया एनरोलमेंट नंबर, नया रोल नंबर होगा, नया आपका जो है सीओपी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का इशुएंस होगा। तो इसीलिए सारा चीज आपको दोबारा ये होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे जो पर्टिकुलरली बोला है कि भाई यहां पे जो है ना, अगर कोई व्यक्ति के पास अपना एनरोलमेंट है, एआईबी क्लियर कर लिया है, फिर वो नॉन लीगल जॉब के अंदर काम कर रहा है, तो इसका मतलब हम उस बंदे को ऐसे एज्यूम नहीं करेंगे कि हाँ ये फिट है प्रैक्टिस के लिए, कोर्ट में अपीयर होने के लिए ये फिट है, हम इसको ऐसे तौर पे एज्यूम नहीं करेंगे, बल्कि हमें इसको जज करना पड़ेगा, हमें जो है इसको
आपको पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी कैपेबिलिटी को जानना पड़ेगा। वो हम कैसे जान पाएंगे? केवल और केवल अपना एआईबी का एग्जाम जब ये अपना अपीयर होगा और इसको दोबारा वंस मोर अपना एआईबी का एग्जाम देना पड़ेगा, तब हम इसकी पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी को चेक कर पाएंगे, जांच पाएंगे कि हाँ ये कोर्ट में अपीयर होने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जब आप दूसरे एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हो तो आप कोई वो रोबोट नहीं हो कि आप जो है 5 सालों तक आपने नॉन लीगल वर्क भी करा, नॉन लीगल कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड भी थे, और फिर आप एकदम उठ के आ रहे हो 5 साल के बाद, जी मुझे एडवोकेट की प्रैक्टिस करा लो। भाई ना तो तुम्हारा कोई कंसिस्टेंसी रही है प्रैक्टिस की, ना तुम्हारे को कोई लॉज की कंसिस्टेंसी नहीं रही है, क्योंकि जब तुम नॉन लीगल जॉब के अंदर काम कर रहे हो तो कानून का तो सारा का सारा काम आपका जीरो हो गया। तो उसके ऊपर ना तो आपकी कंसिस्टेंसी है, ना आपके पास एक तरीके से एक्सपीरियंस रहा है, तीसरी बात ना आपका एक जो सुटेबल बिहेवियर होना चाहिए कोर्ट के अंदर वो नहीं रहा है, ठीक है। और जो लॉज है और जो एक एडवोकेट की प्रैक्टिस के दौरान आपको जो चीजें याद रखनी चाहिए एज पर द सुप्रीम कोर्ट, यहां पे एज्यूम करा जाएगा कि नहीं आप एक न्यू एनरोली हो तो आपको दोबारा अपना एग्जाम देना पड़ेगा, इसी वजह से हम आपको ये चीज को जज करेंगे, याद रखिएगा। तो ये हमारा केस का नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनीफोई लॉ कॉलेज एंड अदर्स, स्पेशली पिटीशन ये फाइल हुई थी 22337 ऑफ 2008, जिसका फैसला अभी फ्राइडे यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू करा गया है, याद रखिएगा। और दूसरी बात, मुझे ऐसा फील होता है कि भाई ये जो इतनी सारी की सारी अपना जो ये नॉर्म्स क्रिएट करे जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो है ना बहुत सारे एडवोकेट्स अपना एनरोल्ड होते हैं, ठीक है। अब उसमें से क्वालिफाइड एडवोकेट्स जो है सारे होते हैं, बट उसमें से जो है जो डिजर्विंग एडवोकेट्स होते हैं वो कितने हैं, और जो बिल्कुल एंथुसियास्टिक है अपना एडवोकेट की प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा नहीं है किसी ने मजे मजे में अपना मतलब लॉ कर ली, मजे मजे में उसने अपना एनरोलमेंट करा लिया, मजे मजे में उसने एआईबी अपना एग्जाम दे लिया और उसको सीओपी मिल गई है। अब बंदे ने जो है अपना, ऐसे लोग करते हैं, बंदे ने अपना एडवोकेट की प्रैक्टिस नहीं करी, सिर्फ एक नाम का टैग लेने के लिए कि मैं एडवोकेट हूं, मैं वकील हूं, सिर्फ उसके लिए लोग करते हैं। और जो बाकी जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं भाई, उनका जो एक तो इतने सारे एनरोलमेंट के नाम आ गए, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको मौका कम मिलता है। तो इसलिए मेरा जो ये पर्सनल इंट्यूशन है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो ये मेन प्रेफरेंस है, और इनफैक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ये मेन प्रेफरेंस है, ये इसलिए है, ये जो री एग्जाम देने के लिए इसलिए बात करी जा रही है कि भाई जो डिजर्विंग कैंडिडेट है ना, केवल उन्हीं का लिस्ट हम एनरोल्ड के अंदर बार के अंदर रखेंगे। बाकी जिन्होंने लॉन्ग टाइम ब्रेक ले लिया या फिर जिन्होंने अपना कोई प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं करी, एआईबी अपना क्लियर कर लिया लेकिन बंदे ने प्रैक्टिस नहीं करी, तो उन सभी बंदों का हम जो है बार में से नाम को हटा देंगे। हमें आलतू फालतू के लोग नहीं चाहिए, जो केवल डिजर्विंग है, जो बिल्कुल फोकस्ड है, जो बिल्कुल कंसिस्टेंसी से अपनी लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों को हम फोकस में रखेंगे, केवल उन्हीं लोगों का हम नाम रखेंगे, केवल उन्हीं लोगों की पॉपुलैरिटी होगी, केवल उन्हीं लोगों के पास केसेस ज्यादा से ज्यादा आए। ये मेरे हिसाब से अपना पर्सनल ये सुप्रीम ऑफ इंडिया जो है अपना मोल्ड कर रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया मोल्ड कर रहा है पूरे के पूरे लीगल प्रोफेशन के अंदर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आप भी मेरी जैसी सोच ये वाली रखते हैं या नहीं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और आप सुप्रीम कोर्ट के पर्टिकुलर डिसीजन को जो है सपोर्ट करते होते हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर लेना जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। याद रखना वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।